शुक्रवार 13 जनवरी 2006 ब्यूनस आयर्स का पोश इलाका अकासो बैंक रियो की ब्रांच के बाहर सांसें थमी हुई थीं। सैकड़ों पुलिस वाले, स्नाइपर्स, मीडिया का हुजूम। अंदर 5 नकाबपोश लुटेरों ने 23 लोगों को बंधक बना रखा था। पुलिस नेगोशिएटर मिगुएल सिंगालेना फोन पर लगातार लुटेरों से बात करने की कोशिश कर रहा था। घंटों का तनाव, मांगें, धमकियां और फिर अचानक अंदर से फोन कट गया। सन्नाटा। सिंगालेना ने बार बार कॉल किया। हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं। एक अनजाना डर पुलिस टीम के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। क्या बंधकों को कुछ हो गया? क्या लुटेरों ने कोई खतरनाक कदम उठा लिया? और इंतजार नहीं किया जा सकता था। स्पेशल फोर्सेज को अंदर घुसने का ऑर्डर मिला। दरवाजे तोड़े गए, स्मोक ग्रेनेड फेंके गए, कमांडो चीखते हुए अंदर दाखिल हुए, हर कोने को स्कैन करते हुए। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बंधक तो एक कोने में सहमे हुए थे, मगर जिंदा थे। कुछ तो हैरान परेशान मुस्कुरा भी रहे थे, और लुटेरे वो हवा में घुल गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। उनके हथियार वो फर्श पर बिखरे पड़े थे, बच्चों के खेलने वाले प्लास्टिक के पिस्टल। और बैंक के वॉल्ट के पास एक अजीब सा नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, अमीरों के मोहल्ले में बिना हथियारों और नफरत के ये सिर्फ पैसा है, प्यार नहीं। ये अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे दिमाग चकरा देने वाली डकैती की शुरुआत थी। एक ऐसी पहेली जिसने दुनिया भर के क्राइम एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये लुटेरे कौन थे, और वो पुलिस की नाक के नीचे से करोड़ों डॉलर लेकर कैसे गायब हो गए? ये कोई आम बैंक डकैती नहीं थी। इसके पीछे न तो कोई खतरनाक गैंग था, न ही कोई आदतन अपराधी। चैप्टर 1, द प्रोफेसर। इस पूरी कहानी का हीरो या विलेन, आप जो भी कहें, एक आर्टिस्ट था, फर्नांडो अराउजो। जी हाँ, एक पेंटर, कराटे का उस्ताद और थोड़ा फिलोसोफर टाइप का बंदा। अराउजो के लिए ये डकैती पैसा कमाने से कहीं ज्यादा एक आर्ट प्रोजेक्ट थी, सिस्टम के खिलाफ एक स्टेटमेंट। वो सालों से एक परफेक्ट क्राइम का सपना देख रहा था। एक ऐसी चोरी जिसमें खून का एक कतरा न बहे, किसी को चोट ना आए, और जो अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इतनी खूबसूरत हो कि लोग उसे एक कला की तरह याद करें। उसने दुनिया भर की हाइस्ट्स को स्टडी किया, नोट्स बनाए और अपने दिमाग में एक ऐसी योजना को शक्ल दी जो सुनने में नामुमकिन लगती थी। उसका निशाना बैंक का कैश नहीं, बल्कि अमीर लोगों के सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे, जिनमें अक्सर बिना हिसाब का पैसा और कीमती सामान होता है। वो इसे चोरी नहीं, धन का पुनर्वितरण कहता था, वो भी बिना किसी हिंसा के। लेकिन इतना बड़ा और बारीक प्लान अकेले तो बन नहीं सकता था। चैप्टर 2, टीम एंड द प्लान। अराउजो ने अपनी इस कला परियोजना के लिए एक ऐसी टीम चुनी जिसमें हर बंदा अपने फील्ड का चैंपियन था। पहला था मारियो विटेटे सेलानेस, उरुग्वे का एक शातिर चोर जिसे लोग द मैन इन द ग्रे सूट कहते थे। विटेटे बातों बनाने में उस्ताद था, पुलिस को घंटों तक अपनी बातों में उलझाए रख सकता था, ठीक वैसा ही जैसा अराउजो को चाहिए था। फिर था सेबास्टियन गार्सिया बोल्स्टर, एक इंजीनियर जो असल में मशीनों और औजारों का जादूगर था। उसका सबसे बड़ा हुनर था सुरंग बनाना, और यही इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। टीम में अल्बर्टो बेटो दे ला टोरे भी था, जो गैंग का मसलमैन था। लेकिन अराउजो की सख्त हिदायत थी कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ औजारों पर होगा, इंसानों पर नहीं। और एक था जूलियन जालोचेवेरिया, जो गाड़ी चलाने और बाहर की रेखी करने में माहिर था। अराउजो ने इन सबको अपने विजन के बारे में बताया, उन्हें यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक डकैती नहीं, बल्कि इतिहास रचने का मौका है। और करोड़ों डॉलर के लालच के साथ एक आर्टिस्टिक क्राइम का हिस्सा बनने का रोमांच भी था। ये वो ड्रीम टीम थी जो अर्जेंटीना के बैंकिंग इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इनका प्लान सुनने में जितना सीधा लगता था, उतना था नहीं। सबसे पहली और अनोखी बात, हथियार। असली बंदूकों का मतलब था जोखिम और पकड़े जाने पर लंबी सजा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे खिलौना बंदूकें इस्तेमाल करेंगे जो दिखने में बिल्कुल असली हों। मकसद सिर्फ डराना था, मारना नहीं। एंट्री भी सिंपल, आम कस्टमर्स की तरह बैंक में दाखिल होना। असली खेल तो अंदर शुरू होना था। मारियो विटेटे का काम था बाहर पुलिस को बातों में उलझाए रखना, उन्हें यकीन दिलाना कि अंदर खतरनाक लुटेरे हैं। ये ड्रामा इसीलिए ताकि गैंग के बाकी लोग अंदर अपना काम करने का पूरा वक्त ले सकें। और उनका काम था बैंक के वॉल्ट एरिया में सेंध लगाना और नीचे से आने वाली एक गुप्त सुरंग से जुड़ना। जी हाँ, एक सुरंग। कई महीने पहले से सेबेस्टियन बोल्स्टर और उसकी टीम ने बैंक से कुछ दूरी पर मौजूद एक बरसाती नाले, स्टॉर्म ड्रेन से बैंक के नीचे तक एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग का एक नमूना थी। और लूट का माल बैंक का कैश नहीं, बल्कि अमीर ग्राहकों के 147 सेफ डिपॉजिट बॉक्स। उनका मानना था कि इन बॉक्सों में रखा पैसा अक्सर काला धन होता है और इसके मालिक पुलिस के पास जाने से भी कतराएंगे। अब सवाल ये था, क्या यह कागज पर बना फुल प्रूफ प्लान हकीकत में भी उतना ही कामयाब होगा? चैप्टर 3, द डी डे। वो शुक्रवार 13 जनवरी 2006 दोपहर करीब 1 बजे 5 लोग, कुछ नकली दाढ़ी और विग लगाए, बैंको रियो की अकासो ब्रांच में दाखिल हुए।
अंदर घुसते ही उन्होंने अपनी खिलौना बंदूकें तान दी और बैंक में मौजूद करीब 23 लोगों को बंधक बना लिया। साइलेंट अलार्म बज चुका था। कुछ ही मिनटों में बैंक पुलिस से घिर गया। यहीं से मारियो विटेटे ने अपना शो शुरू किया। उसने पुलिस नेगोशिएटर से फोन पर ऐसी ऐसी बातें की कि पुलिस वाले भी चकरा गए। कभी वह बंधकों के बदले अजीबोगरीब मांगे रखता, कभी उनसे नम्र लहजे में बात करता। उसने तो पुलिस से एक बंधक महिला के लिए हैप्पी बर्थडे गाना भी गवाया, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। अंदर बंधकों के साथ भी उनका बर्ताव अजीब था। वे उन्हें डरा तो रहे थे, पर कोई बदसलूकी नहीं। जब बाहर ये ड्रामा चल रहा था, तब बैंक के अंदर फर्नांडो अराउजो, सेबेस्टियन बोल्स्टर और बाकी साथी अपने असली मिशन में जुटे थे। वो बैंक के वॉल्ट एरिया में पहुंचे और फर्श में पहले से तय जगह पर छेद करके नीचे से आ रही सुरंग का मुंह खोल दिया। एक एक करके सेफ डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ना शुरू किया। हथौड़ों, छेनी और खास औजारों से उन्होंने करीब 7 घंटों में 147 बॉक्स खाली कर दिए। कैश, सोना, हीरे जवाहरात जो मिला सब बैगों में भरा। अनुमान है कि उन्होंने करीब 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति लूटी थी। काम पूरा करने के बाद उन्होंने बंधकों को एक कमरे में बंद किया, जमीन पर अपनी खिलौना बंदूकें फेंकी और वो मशहूर नोट छोड़ा। फिर एक एक करके वो उस छोटे से छेद से सुरंग में उतर गए। सुरंग से निकलकर वे स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले से ही 2 बोमोन्स छिपा रखी थी। इन्हीं नावों के सहारे वे पानी के बहाव के साथ बहते हुए नदी तक पहुंचे। वहां से वे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और कुछ तो सीधे अपने घर पहुंचे, टीवी खोला और अपनी ही डकैती की लाइव कवरेज देखते हुए आराम से पिज्जा खाया। ये उनकी दिलेरी की हद थी। उन्हें यकीन था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जब पुलिस अंदर घुसी तो उनके होश उड़ गए। बंधक सुरक्षित, लुटेरे गायब और जमीन पर पड़ी थी नकली बंदूकें और वो रहस्यमयी नोट। फिर उनकी नजर फर्श के उस छेद पर पड़ी जो एक अंधेरी सुरंग में खुलता था। पुलिस को समझ आ गया था कि यह कोई आम डकैती नहीं थी। लुटेरे किसी जादूगर की तरह गायब हो चुके थे। हफ्तों तक पुलिस के हाथ खाली थे। चोरों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। फर्नांडो अराउजो और उसकी टीम अपनी सफलता का जश्न मना रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने वाकई एक परफेक्ट क्राइम कर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई यह अपराध परफेक्ट था, या कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था जो इन शातिर दिमागों के सारे किए कराए पर पानी फेरने वाला था? यह परफेक्ट क्राइम शायद परफेक्ट ही रहता अगर गैंग के एक सदस्य की पत्नी ने धोखा न दिया होता। चैप्टर 4 द फॉलआउट। अल्बर्टो बेटो दे ला टोरे, जो गैंग का हिस्सा था, डकैती से मिले पैसों से अय्याशी करने लगा और अपनी पत्नी सेकंड एलिसिया डी टेलोमेंट को छोड़कर किसी और औरत के साथ रहने लगा। एलिसिया का दिल टूट गया और वह गुस्से से भर गई। उसने अपने पति और उसके साथियों से बदला लेने की ठान ली। डकैती के करीब 1.5 महीने बाद वह सीधे पुलिस के पास गई और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने न सिर्फ बेटो का नाम बताया बल्कि गैंग के बाकी सदस्यों की पहचान भी उजागर कर दी और डकैती के पूरे प्लान का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पुलिस के लिए यह किसी लॉटरी लगने जैसा था। एलिसिया की गवाही के आधार पर एक एक करके गिरफ्तारियां शुरू हुई। सबसे पहले बेटो दे ला टोरेवोस पकड़ा गया, फिर याको मारियो विटेटे सेलानिस जब वह उरुग्वे भागने की फिराक में था। सेबेस्टियन बोल्स्टर भी कानून के शिकंजे में आ गया। फर्नांडो अराउजो कुछ समय तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार उसने भी सरेंडर कर दिया। एक औरत के टूटे दिल और बदले की आग ने उस परफेक्ट क्राइम की सारी पोल खोल दी थी। जो डकैती अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जानी जा रही थी, वो एक बेहद ही आम इंसानी फितरत, धोखा और बदला की वजह से नाकाम हो गई। अब देखना यह था कि इन कलाकार चोरों का अंजाम क्या होता है और उस करोड़ों डॉलर की दौलत का क्या, जो उन्होंने लूटी थी और जो अब भी कहीं छिपी हुई थी। जब यह केस कोर्ट में पहुंचा तो पूरे अर्जेंटीना की निगाहें इस पर थीं। फर्नांडो अराउजो और उसके साथियों पर चोरी, साजिश और बंधक बनाने जैसे कई चार्ज लगे। अराउजो ने कोर्ट में भी अपने आर्टिस्टिक इरादों का बचाव किया, कहा कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दिलचस्प बात यह थी कि बंधकों ने भी लुटेरों के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ ने तो उनके अच्छे बर्ताव की तारीफ भी की। खिलौना बंदूकों का इस्तेमाल और किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने की बात भी लुटेरों के फेवर में गई। आखिरकार 2010 में फैसला आया। फर्नांसियो अराउजो को शुरुआत में 14 साल की सजा हुई, जो अपील के बाद कम हो गई। मारियो पवटेटे को उसके पिछले रिकॉर्ड की वजह से 21 साल की सजा हुई। बाकी गैंग मेंबर्स को भी अलग अलग सजाएं हुई, लेकिन अर्जेंटीना के कानून और अच्छे बर्ताव की वजह से इनमें से ज्यादातर लोग उम्मीद से कहीं जल्दी जेल से बाहर आ गए। अराउजो तो कुछ ही सालों में रिहा हो गया। और उस 20 मिलियन डॉलर की लूट का क्या? पुलिस सिर्फ कुछ लाख डॉलर ही बरामद कर पाई। बाकी का पैसा कहाँ गया, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। कुछ कहते हैं जमीन में गड़ा है, कुछ कहते हैं विदेश भेज दिया गया। ये डकैती अर्जेंटीना के इतिहास में एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे लोग आज भी चटखारे लेकर सुनाते हैं। चोरों की होशियारी, उनकी प्लानिंग, वो खिलौना बंदूकें और वो मशहूर नोट। ये वाकई में सदी की सबसे बड़ी चोरी थी।